हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है मैथ से। आज से हम एक नया चैप्टर मैथ का डिस्कस करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का। आज हम इसमें इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, फार्मूले एंड कुछ मेथड सीखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियोज में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ द नंबर्स, यानी कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं एंड 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 टू इनफाइनाइट, ये होती हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। और इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं क्योंकि गिनने में इन्हीं संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, और इन्हें ही काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स में 0 अगर ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर्स आ जाएंगी, यानी कि होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से लेके अनंत तक, ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में सभी संख्याएं आती हैं, माइनस की और प्लस की सभी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके -3 -2 -1 0 एंड देन प्लस में 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी कि 0 के इस तरफ लेफ्ट में माइनस की सभी संख्याएं इनफाइनाइट तक और राइट में प्लस की 1 टू इनफाइनाइट सभी संख्याएं। ठीक है, ये हो जाएंगे पूर्णांक। पूर्णांक में सभी संख्याएं जाती हैं, माइनस की और प्लस की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो सभी सम संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगी सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो बची हुई सम संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं, जो नेचुरल नंबर्स बचते हैं, उन्हें विषम संख्या बोलते हैं। और वो ऐसी संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, यानी कि कौन सी बचेंगी? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, तो ऐसी नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं, ऑड नंबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या ले लो, जैसे 8 ले लो, 8 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1 2 4 एंड देन 8, ये हो जाएंगे 8 के गुणनखंड, फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 2 से ज्यादा है इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई संख्या अगली 6 हम ले लें तो 6 के कितने हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 6, 2 से ज्यादा है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड, फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हों, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो अगला है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे किन्हें कहेंगे? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे कि 3 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है, फिर 3 5। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 का देखें तो 2 का सिर्फ 1 और 2 दो ही गुणनखंड होते हैं, और 3 का भी 1 एंड 3 दो गुणनखंड होते हैं, और 5 का भी 1 एंड 5 ये 2 गुणनखंड होते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब एक संख्या बचती है, एक नंबर बचता है 1, जो कि ना भाज्य है ना अभाज्य। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड है जो कि 1 है। ठीक है, जबकि अभाज्य होने की कंडीशन क्या है कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 हों, यानी कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या बचती है, ये 1, जो कि ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड मैच ना करे 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड, कोई भी फैक्टर मैच न करें तो वो 2 संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका भाज्य संख्या से कोई संबंध नहीं, यानी कि भाज्य संख्याएं भी आ सकती हैं इसमें। जैसे कि हम ले लें
4 और 9। अब इनके गुणनखंड करें तो 4 का गुणनखंड क्या होगा 1 2 4 और 9 के क्या होंगे 1 3 9। ठीक है, तो इनके अगर फैक्टर एक को छोड़ दें 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो बाकी के जो फैक्टर है वो मैच नहीं होने चाहिए। देन ये दोनों आपस में अभाज्य संख्या होंगी, यानी कि सहभाज्य संख्या होंगी। तो सहभाज्य का मतलब है कि कोई भी कॉमन नंबर ना हो, कोई भी कॉमन संख्या नहीं ना हो जिससे दोनों काटी जा सके। ठीक है, तो ये आपस में सहभाज्य संख्या हो जाएंगी, यानी कि इनका कोई भी गुणनखंड मैच ना करे 1 के अलावा। ठीक है, तो ऐसी संख्या हो जाएंगी सहभाज्य संख्याएं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अभाज्यता की जांच, यानी कि कोई संख्या दी हुई है तो अभाज्य है या नहीं है, ये जांच करना। तो कैसे करेंगे, यानी कोई संख्या दी हुई है और हमें बताना हो कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य संख्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या अभाज्य है या भाज्य है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लें 137 ये संख्या हमने ले ली। अगर हमें ये बताना हो कि ये भाज्य है या अभाज्य, तो कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे अगली संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो वो लेनी होगी। तो हमें जैसे कि पता है इससे अगली संख्या कौन सी होती है 144, जो कि पूर्ण वर्ग है, और किसका पूर्ण वर्ग है 12 का। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, देन उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी लिख लेंगे। तो 12 से नीचे की अभाज्य संख्या कौन सी है 11 7 5 3 2, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं इससे नीचे की, इससे छोटी। ठीक है, तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है तो ये भाज्य संख्या होगी, अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं इनमें से किसी से भी अभाज्य नहीं होगा, तो किसी से भी नहीं कटा गया तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चेक करते हैं, 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक अगर सम होता तो 2 से डिविजिबल होता। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी आगे चेक करेंगे अभी। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है वो अभी आगे देखेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ ऐड करें तो आता है 11, तीनों का ऐड 7 3 10 1 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी कि 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम जो इकाई का अंक होता है उसका दोगुना करके लेस कर देते हैं, यानी कि 7 का दोगुना करके, इकाई के अंक का दोगुना करके जब शेष संख्या में लेस करेंगे तो लेस करने के बाद जो संख्या आएगी वो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो पूरी संख्या जो है 7 से डिविजिबल होगी। तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगी। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या है कि एकांतर अंकों का योग करके उनको आपस में लेस कर दिया, जैसे कि पहले और थर्ड को ऐड किया जाए, और यहाँ सिर्फ 3 है तो इसको ऐड कर दिया जाए, तो इसका ऐड 8 आ जाएगा और ये 3 है। लेस किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है 5, जबकि 11 की डिविजिबिलिटी क्या है कि 0 या फिर 11 का डिविजिबल आना चाहिए, यानी कि जो भी आए लेस करके वो या तो 0 आए या फिर 11 का डिविजिबल आए, यानी कि 11 का डिविजिबल जैसे कि 11 22 33 ये आए तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि ये संख्या 11 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये संख्या 11 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये संख्या इन सभी से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या एक प्राइम नंबर हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी अभाज्यता की जांच हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो एक और नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे कि हम ले लें यहाँ पर 153। देन हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा, इससे अगली संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो अगली कौन सी होती है 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है, 13 का तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जो कि आ जाएगा 13, और 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर लिख लेंगे जो कि होती हैं 11 7 5 3 2। देन फिर से वही सारी चीजें आ जाएंगी, देन फिर वही प्रोसेस करना है, सभी से डिवाइड करके देख लेना है। अगर किसी से भी एक से भी डिवाइड होगा तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि तीनों को ऐड करो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल है, तो ऐड करें तो क्या आ जाएगा 3 + 5 8 + 1 9, ऐड 9 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि संख्या 3 से डिविजिबल है। तो अगर एक से भी डिविजिबल हो गया यानी कि संख्या क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ ये संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर।
ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना है। जो भी संख्या दी हुई हो उससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और देन स्क्वायर रूट जो भी आएगा उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लेंगे, फिर 1 बाय 1 करके डिवाइड करके देख लेंगे। अगर इन सभी अभाज्य संख्याओं में से किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो संख्या भाज्य होगी, और अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो संख्या अभाज्य होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अभाज्यता की जांच करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। यानी कि 1 to 100 हम देखेंगे तो 1 to 100 होती हैं कुल अभाज्य संख्याएं 25। ठीक है, 1 to 100 कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, जिनको हम इस तरह से याद कर सकते हैं 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला जो 1 to 10 होती हैं, यानी कि पहला जो 10 गिनतियां होती हैं 1 to 10 उसमें 4 अभाज्य होती हैं, फिर 11 to 20 में भी 4 होती हैं, फिर 21 to 30 में 2 होंगी, और 31 to 40 में 2। इसी तरह ये सबका लिखा हुआ है। 1 to 100 में टोटल 25 होती हैं, और सभी में हम देख सकते हैं किस लाइन में कितनी होती हैं। तो अगर 91 to 100 देखें तो एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अगर ये याद रहेगा तो हम आसानी से, अगर हमें किसी लाइन में देखना है, अगर हमें ये कह दे कि 71 to 80 या 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, या जितनी अभाज्य संख्या होती है उन सभी का गुणनफल, या जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उन सभी का योग बताइए। तो उसके लिए हमें अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेंगी। तो अगर ये याद है, हमें ये पता हो जाए कि 71 to 90 कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो यहाँ 81 to 90 कितनी होती हैं 2, और 71 to 80 कितनी होती हैं 3। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता लग गया कि 5 होती हैं, इस बीच में टोटल 5 होती हैं। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 5 होती हैं, तो आसानी से उनको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल 5 ही निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ सब याद होनी चाहिए कि किस लाइन में कितनी होती हैं। तो पहली लाइन में 4, दूसरे में भी 4, फिर 2 2 3 2 2 3 2 1। इसको याद कर सकते हैं 44 22 32 232 1। ठीक है, इस तरह से याद भी कर सकते हैं, तो सभी अभाज्य संख्याएं याद हो जाएंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विभक्ति के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, यानी कोई संख्या दी हुई है तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि वो किस संख्या से डिविजिबल है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम 2 4 8 3 9 देन इसी तरह सबकी डिविजिबिलिटी देखेंगे कि अगर हमें चेक करना हो, कोई संख्या दी हुई हो, हमें ये चेक करना हो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, या किसी भी संख्या से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर 2 से हमें देखना हो तो सिंपल होता है कि कोई भी संख्या दी हुई हो तो उसका बस इकाई का अंक हमें देखना है। इकाई का अंक अगर 2 से डिविजिबल है देन वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे कि कोई भी संख्या दी हुई हो 7 2, ये संख्या दी हुई है, अब इसका हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल है देन वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो सिंपल ये हो जाएगा। और दूसरा, अगर 4 से चेक करना है कि 4 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। तो अगर कोई संख्या दी हुई है जैसे कि 2 3 9 7 8 4, तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमेशा इकाई और दहाई 2 अंक, लास्ट के 2 अंक हम चेक करेंगे। ठीक है, 2 के लिए लास्ट का 1 अंक चेक करेंगे, और 4 के लिए लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। लास्ट के 2 अंकों से बनी जो संख्या होगी, ये अगर 4 से डिविजिबल है देन वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो अगर देखें तो 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 अंक, यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो कोई और अन्य संख्या ले ले, ये जैसे कि ये दिया हुआ है। अब अगर ये चेक करना हो कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या ये चेक करना होगा। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी कि इस संख्या को 4 से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हम लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या को चेक कर लेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, देन 8 का कैसे चेक करेंगे। 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या चेक करेंगे। जैसे कि कोई भी दिया हो 4 3 9 8 7 2। ठीक है, ये दी हुई है, तो इस संख्या को अगर ये हमें चेक करना हो कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे।
ठीक है, तो इसके लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या को हम चेक करेंगे। अगर वो 8 से डिविजिबल है देन वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अगर ये 8 से डिविजिबल नहीं है लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या, तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि हमें लास्ट के 3 अंकों से देखना है। तो इसको अगर देखें तो ये 8 से डिविजिबल है लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। और कोई अगर अन्य संख्या ले ले, जैसे कि ये ऊपर वाली संख्या ले ली, देन इसको चेक करना हो तो हमें क्या चेक करना है, लास्ट के 2 अंक। ये अगर डिविजिबल है, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर डिविजिबल है तो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो अगर इसको 8 से डिवाइड करें लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो 2, 4 और 8 के लिए हम इस तरह से चेक करेंगे। 2 के लिए लास्ट का 1 अंक, 4 के लिए लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या और 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या। इनको चेक करेंगे, अगर ये डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल, नहीं डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट है 3 और 9। 3 और 9 के लिए रूल क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई हो उनके सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल होगा, इसी तरह 9 का भी सेम रूल होता है कि जो संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ये संख्या ली, इसके सभी अंक, ये अगर चेक करना हो कि 3 से डिविजिबल है या नहीं तो इसके सभी अंकों का योग कर लेना होगा। तो अगर सभी अंकों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 5, 9, 14 एंड 7, 22 एंड 8, 30, यानी कि इन सबका योग ऐड कितना आया, 30, जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या क्या होगी, ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसी तरह 9 के लिए क्या करेंगे, कोई भी संख्या जैसे कि इसी संख्या को ले ले तो इसका ऐड कितना है, 30, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। जैसे कोई अन्य संख्या ले ले, 2, 3, 9, 7, 5 ले ले। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 9, 14, 7, 22 एंड 5, 27। अब ये 27 ऐड आया। ठीक है, तो अब इसको 9 से 27 डिविजिबल होता है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी क्या होगी कि जो भी संख्या दी हुई होगी उसके सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी ऐड आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं है तो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। सेम उसी तरह 9 में अगर ऐड 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, अगर ऐड जो आएगा वो 9 से डिविजिबल नहीं है तो संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5 एंड 25। इनके लिए क्या करेंगे, कोई भी संख्या अगर दी हुई है जैसे कि, तो 5 के लिए क्या करेंगे, जस्ट अंतिम अंक हमें देखना होगा। अंतिम अंक क्या, अगर 0 और 5 इन दोनों में से कोई एक है, 5 या 0, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं है 5 या 0 अंत में तो वह संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। और 25 के लिए क्या करेंगे, 25 के लिए हम अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो 25 के लिए क्या करेंगे, हम अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को चेक करेंगे। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या 25 से डिविजिबल होगी। तो इस संख्या को देखें तो इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 50 है, जो कि 25 से डिविजिबल है, यानी कि पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। और अन्य कोई अगर संख्या ले ले ये, तो इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 35, जो कि 25 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये पूरी संख्या 25 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो 5 और 25 की डिविजिबिलिटी इस तरह हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 11 की डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, जो भी संख्या दी हुई हो उसके एकांतर क्रम में अंकों का योग निकाल लेते हैं। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 5, 9, 7, 7, 6, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब यहाँ क्या करना होगा, एकांतर क्रम में अंकों का योग, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ऐसे। अब नेक्स्ट अगला आता लेकिन है नहीं। ठीक है, तो ऐसे आएगा एक एक छोड़ करके एकांतर क्रम में, इनका ऐड करेंगे, देन जो बचे हैं उनका ऐड करेंगे, दोनों के ऐड अलग अलग लेंगे और दोनों का क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, तो उसके बाद अगर 0 या 11 में कोई आएगा तो संख्या 0 या फिर 11 की डिविजिबल कोई संख्या आएगी तो वो ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अगर 0 या 11 के डिविजिबल नहीं आता है तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे कि अगर ऐड करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2, 9, 11 और 11, 7, 18 आएगा। ठीक है, इन अंकों का योग, और इन अंकों का योग कितना आ जाएगा, 7, 5, 12 एंड 12 + 6, 18,
ठीक है, दोनों को लेस कर देंगे, तो लेस करेंगे तो कितना आ रहा है 0, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि 0 या फिर 11 का डिविजिबल आना चाहिए। तो यहाँ 0 आ रहा है तो ये 11 से डिविजिबल है, तो क्या आना चाहिए 0 या फिर 11 का डिविजिबल। 11 का डिविजिबल क्या होगा, जैसे कि 11, 22, 33, ठीक है, यानी कि 11 से कटने वाली संख्या है। तो या तो जो लेस करके आए वो 0 आए या फिर 11 का डिविजिबल आए, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई अन्य एग्जांपल ले, जैसे कि 25372 ये संख्या दी हो, अगर आप पूछे कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको कैसे निकालेंगे, एकांतर क्रम में अंकों का योग हम ले लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा, और दूसरे जो बाकी ऐसे है, तो इन तीनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 2 7 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 लेस कर देंगे, एक संख्या आई 12, दूसरी आई 7, दोनों को लेस करें कितना आ जाएगा 5। अब ये 5 आया है जो कि 11 से डिविजिबल, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या आना चाहिए 0 या फिर 11 का डिविजिबल कोई संख्या। ठीक है, 11 का गुणक या फिर 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 आया है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7 की डिविजिबिलिटी हम देख लेते हैं। तो 7 की डिविजिबिलिटी किस तरह से चेक करेंगे, तो 7 के लिए क्या होता है कि इकाई का अंक का दोगुना और फिर से संख्या में घटाना होता है, यानी कि पहला स्टेप क्या करना होगा, इकाई का जो भी अंक होगा उसका दोगुना कर लेंगे और देन क्या करेंगे, शेष संख्या में घटा देंगे, शेष संख्या जो बचेगी उसमें घटाएंगे। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया जैसे कि यहाँ 343, इसको चेक करना हो कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, इकाई का अंक लेंगे उसका दोगुना करेंगे, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 6, और शेष संख्या, तो शेष संख्या कितनी बची 34 बची। ठीक है, क्योंकि इकाई का हम ले लेंगे, इकाई का अंक उसका दोगुना करेंगे, तो जो भी आएगा 6 वो शेष संख्या में क्या करेंगे, जो बचेगी उसमें लेस कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ 28। ठीक है, तो यहाँ आने पर हमें पता चल रहा होगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो जैसे कि 28 हमें पता है कि 7 से डिविजिबल है, यानी कि संख्या पूरी 7 से डिविजिबल होगी। यहाँ अगर 29 आ जाता तो 29 क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या हो जाता, तो फिर ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होती। ठीक है, तो ये करना है, ये प्रोसेस करना है कि इकाई का अंक जो भी दिया होगा उसका दोगुना करना है, देन लेस करा देना है। ठीक है, तो लेस कराने के बाद जो भी आएगा, अगर नहीं आता, अगर यहाँ मान लो और बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ एक बार फिर सेम प्रोसेस करते, फिर से इकाई का अंक ले लेते, फिर से दोगुना करते और शेष संख्या में घटा देते, फिर जो आता, तो जितनी बड़ी संख्या होगी बार बार यही स्टेप करते चले जाएंगे, अंत में जो छोटी संख्या आएगी उसको हम देख लेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, या तो 0 आना चाहिए या तो 7 का डिविजिबल, सेम उसी तरह जैसे 11 का था। ठीक है, या तो 0 या फिर 7 का डिविजिबल, ये अगर आ रहे हैं तो यानी कि वो संख्या जो है वो 7 से डिविजिबल है, अगर नहीं आ रहा है 7 से डिविजिबल या फिर 0, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये 7 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 13, तो 13 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जो भी आएगा उसको शेष संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है कि पहला इकाई का जो भी अंक होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन दूसरा स्टेप शेष संख्या में उसको जोड़ देंगे, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको शेष संख्या में, यानी कि इकाई को हटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें इस बार जोड़ना है। ठीक है, उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2197 ये संख्या हमने ली। अब अगर ये चेक करना हो कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो इकाई का अंक ले लेंगे, उसका 4 गुना करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और देन जो भी आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28, उसको बाकी की जो शेष संख्या है उसमें ऐड कर देंगे, इकाई का अंक हटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 247 आ जाएगा। ठीक है, तो 247 अभी भी हमें नहीं पता है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई करेंगे, 7 में फिर से 4 से मल्टीप्लाई और फिर से ऐड कर देंगे, तो फिर से 28 आएगा और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। अब 52 हमें पता है कि 13 से डिविजिबल है, यानी कि अगर नहीं भी पता है तो हम दोबारा इसी को कर लेते हैं, तो फिर से इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 8, और शेष जो बचा है 5 इसमें ऐड करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 13, 8 5 13। अब 13 तो 13 से डिवाइड ही होता है, तो यहाँ 13 आ गया, यानी कि अगर क्या आना चाहिए, या तो 0 या फिर 13 का डिविजिबल,
तो यहाँ ऐड करना है तो 0 तो आएगा नहीं, तो यानी कि 13 का डिविजिबल आना चाहिए। तो 13 का डिविजिबल अगर आ रहा है तो वो संख्या 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। और अगर 13 का डिविजिबल नहीं आ रहा है तो वो संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ 13 आया अंत में, और 13 से डिवाइड है, इसलिए संख्या पूरी जो संख्या दी हुई थी ये 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ये 13 का डिविजिबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 17 की डिविजिबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं। 17 में क्या होता है कि इकाई का अंक में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और देन शेष संख्या में घटा देते हैं। जैसे कि क्या प्रोसेस होगा, इकाई का अंक जो भी होगा, इकाई का अंक उसमें 5 से मल्टीप्लाई कराना है, और दूसरा प्रोसेस शेष संख्या में इस बार भी घटाना है, इस बार घटाना है। शेष संख्या जो बचेगी उसमें घटा देंगे, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको शेष संख्या में घटाना है, ठीक है। तो यहाँ कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया 4913, ये एग्जांपल ले लेंगे। इसमें चेक करना है कि ये संख्या 17 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, इकाई के अंक में 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा 15। देन लेस करना है शेष संख्या में, इकाई को हटाने के बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें लेस कराना है। तो लेस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 476। अब फिर अभी भी हमें नहीं पता 70 से डिविजिबल है नहीं, फिर एक बार प्रोसेस वही अपनाएंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई देन लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 आएगा। 30 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा। देन 17 तो 70 से डिविजिबल ही होता है, यानी कि ये संख्या पूरी क्या होगी, 17 से डिविजिबल होगी। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि इकाई के अंक में 5 से मल्टीप्लाई कराना है, और देन जो भी आए मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको शेष संख्या में घटाना है, यानी कि इकाई का अंक हटाने के बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें घटाना है। और अगर अंत में जो छोटी संख्या आएगी, कई बार प्रोसेस हो सकता है करनी पड़े, जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी बार प्रोसेस करेंगे, और लास्ट में जो छोटी संख्या आएगी वो अगर 17 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 17 से डिविजिबल होगी, अगर 17 से डिविजिबल नहीं है तो संख्या 17 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 19, यानी कि 19 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो 19 की डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं, 19 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं कि इकाई का अंक जो भी होगा, इकाई का अंक उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देन दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि शेष संख्या में इस बार जोड़ना है, ठीक है, शेष संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 6859, ये एग्जांपल लिया, यानी कि ये संख्या अगर चेक करनी हो कि 19 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो क्या करना है, इकाई के अंक में 9 से मल्टीप्लाई कराना, 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना आ जाएगा 18, और शेष संख्या में ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 703, ठीक है, 703 आया। देन एक बार और प्रोसेस कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई जो भी आएगा ऐड कर देंगे, तो 76 आया। अब 76 हमें पता है कि डिविजिबल है 19 से, इसलिए पूरी संख्या 19 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अंत में जो छोटी संख्या है वो आए, वो अगर 19 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 19 से डिविजिबल होगी। तो इसका क्या है कि इकाई का अंक का दोगुना करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे, तो इस तरह से डिविजिबिलिटी इन सबकी हो जाएगी। तो 19 तक हमने ली, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी दरअसल सभी अभाज्य संख्याओं की ही चेक कर लिखी जाती है, क्यों भाज्य संख्याओं में भी हमने देखी, जैसे कि 5, 25, 8, 4, लेकिन ज्यादातर अभाज्य की ही चेक करेंगे, क्योंकि जो बाकी की भाज्य संख्या है इनके अलावा जो बची, जैसे कि बीच में 6 की हमने नहीं देखी, क्यों, क्योंकि 2 की हमने देख ली, 3 की, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो हम 2 और 3 के पहले ही चेक कर चुके होंगे, तो 6 से चेक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगी, तो 2 और 3 से पहले ही डिविजिबिलिटी चेक करके इनसे अगर डिवाइड कर देंगे तो बाद में 6 की चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी संख्या हैं वो हमने देख ली, बाकी जो बची वो ऐसे ही किसी न किसी का मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, जिनकी डिविजिबिलिटी हम चेक कर चुके हैं। तो ये सभी 2 से 19 तक जितनी भी संख्याओं की डिविजिबिलिटी देखी, इनको एक नोट करके आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो डिविजिबिलिटी आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट है भाग संक्रिया। भाग संक्रिया क्या होती है, भाग संक्रिया में जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये क्या होते हैं, ये जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी संख्या से किसी संख्या में, जैसे कि भाज्य हमेशा बीच में लिखा जाए, भाग विधि जो होती है उसमें भाज्य हमेशा बीच में लिखते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, ठीक है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और भागफल जितनी बार काटते हैं हम उसे भागफल बोलते हैं, और अंत में अगर शेष बचता है तो वो शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का
ये भाग संक्रिया जो होती है इसी का फॉर्मूला आ जाता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हैं नंबर एंड सिस्टम चैप्टर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड फार्मूले आज हमने देखे। जो बाकी की इस चैप्टर से संबंधित जो बाकी के मेथड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड फार्मूले हैं उनको हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।